हाइचिंग जिले के हुआयांग रोड पुलिस स्टेशन में हिरासत कक्ष में 6 हटे कट्टे आदमी अपना सिर नीचे झुकाए और कतार में खड़े हो गए। घटना को 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और उनमें से कुछ लगभग शांत थे। आपकी उम्र 200 साल से अधिक है, लेकिन आप बच्चों पर हाथ डालते हैं। क्या आपके खुद बच्चे नहीं हैं? पुलिस अधिकारियों में से एक, जो छोटा और पतला था, ने सामान्य कपड़े पहने हुए थे। उसने उन्हें गुस्से से देखा और डांटा, तुम बहुत दुष्ट थे। बच्चों ने खून देखा। कुछ हटे कट्टे आदमियों ने अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने पुलिस से बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने दिल में अन्यथा सोचा और इसे पछतावा नहीं किया। बस हिरासत में लिए जाने और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का इंतजार करें। पुलिस अधिकारी ने 1 घंटे तक डांटा और अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। इतना कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया और गर्म चाय पीने के लिए उठा ली। कुछ देर बाद साधारण कपड़ों में एक और लंबा और हट्टा कट्टा पुलिस अधिकारी ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और निर्दयी भाव के साथ अंदर चला गया। उप कप्तान, ये कैसा है? छोटा और पतला पुलिस अधिकारी जल्दी से खड़ा हुआ और पूछा। उन्हें जाने दो। उप कप्तान ने आंखों में गुस्सा भरकर दांत भींच लिए। वह छोटा और दुबला पतला पुलिस अधिकारी यह सुनकर स्तब्ध रह गया, मानो उसने सोचा हो कि उसने गलत सुना है। क्या? चलो, उन्हें जाने दो। उन्होंने कुछ बच्चों की पिटाई की। वे बच्चे अभी भी अस्पताल में हैं। मुझे पता है। उप कप्तान असहाय लग रहे थे। उसने 6 हटे कट्टे आदमियों को बेरहमी से देखा और कहा, ये ली चांगक्सियोनग के आदमी हैं। उसने निर्देशक से उनके लिए पूछा। हम उन्हें हिरासत में नहीं ले सकते। लानत है। छोटा और पतला पुलिस अधिकारी शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दीवार के सहारे झुके हुए 6 हटे कट्टे आदमी यह सुनकर मुस्कुराए। उप कप्तान ने आगे बढ़कर अपने सहयोगी का कंधा थपथपाया। उन्हें जाने दो। नहीं, हम पीड़ितों को कैसे जवाब देंगे? छोटा और दुबला पतला पुलिस अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उप कप्तान, निर्देशक इसे संभाल लेंगे। सुबह 2 बजे 6 हटे कट्टे आदमी बातें करते और हंसते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। हे, मुझे पता था कि भाई हमें नज़रअंदाज नहीं करेगा। वह मनहूस आदमी जिसने अपना विकृत हाथ जी हॉक्स्यू की ओर बढ़ाया, मुस्कुराया और कहा। जब एक लंबे और हटे कट्टे आदमी ने ये सुना, तो उसने चुटीली मुस्कान के साथ कहा, ओल्ड सन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? तुमने एक लड़की को अपने क्रोच पर हमला करने दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम भविष्य में नपुंसक हो जाओगे? हा हा हा। ये सुनकर बाकी लोग तुरंत हंस पड़े। इस समय सड़क पर कोई कार नहीं थी। पैदल यात्री तो दूर की बात थी। पुलिस स्टेशन के सामने जंक्शन पर सड़क किनारे एक हम एसयूवी खड़ी थी। एक लंबा व्यक्ति सिगरेट के बट के साथ कार के सामने झुका हुआ था, जो जलने ही वाला था। जब वे कार के पास से गुजरे तो कुछ लोग हंसने लगे, जैसे कि उन्हें कोई अदृश्य दबाव महसूस हुआ हो। उन्होंने सहज रूप से अपना सिर एक तरफ कर लिया। एक पल में उन पर एक मुक्का आ गया। इससे पहले कि कार के नज़दीक मौजूद व्यक्ति प्रतिक्रिया दे पाता, उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया। दरार, उसकी नाक का पुल टूट गया और उस मोटे आदमी को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा सिर फटने वाला है। उसका शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गया और अंततः जमीन पर गिर गया। बाकियों को होश आ गया। जब उन्होंने ऊपर देखा, तो उन्हें जी हाओयू की खून की प्यासी और क्रूर निगाहें मिलीं। वह टकटकी क्रोधित तेंदुए की तरह थी, जिसमें गर्मी का कोई निशान नहीं था। ये देखकर कि उनके साथी को पीटा गया है, उनमें से कुछ तुरंत आगे बढ़े। पीछे हटने के बजाय जी हाओयू आगे बढ़े।
उसने अपना हाथ उठाया और आसानी से पहले व्यक्ति की मुट्ठी पकड़ ली। उसने अपनी कलाई को थोड़ा कस लिया और शांत रात में उसके हाथ की हड्डियों के टूटने की आवाज़ के साथ साथ उस मोटे आदमी की दिल दहला देने वाली चीख भी सुनाई दी। जी हाओयू ने पलकें नहीं झपकाईं। उसने अपना पैर उठाया और दूसरे पक्ष के पेट में लात मार दी। गेंद को लात मारने की तरह उसने आसानी से कई मीटर दूर बैठे व्यक्ति को लात मार दी। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो वे भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। जिस व्यक्ति को लात मारकर उड़ाया गया वह कम से कम 160 पाउंड का था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? क्या वह राक्षस था? उनके आश्चर्य में एक मजबूत दबाव डालकर उन पर हमला किया गया, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते। सामने वाले दो लोगों को लगा कि उनका गला रुंध गया है और उनकी सांसें थम गईं। जी हाओयू के हाथ ने पहले ही उनकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया था। उनके हाथ लोहे के चिमटे की तरह थे जिन्हें कसकर जकड़ दिया गया था, जिससे उनके चेहरे लाल हो गए थे। जी हाओयू की नज़र भेड़िए की तरह बर्फीली थी। देखने से ही पैरों के तलवों में ठंडक महसूस होने लगी। अगले सेकंड में दूसरे पक्ष के भयभीत भावों के तहत जी हाओयू ने अपने हाथ उठाए और उन दोनों को ऊपर उठाया। दया, इससे पहले कि वे दया की भीख मांग सकें, जी हाओयू ने अपना हाथ उठाया और दोनों लोगों को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। दबे धमाके के साथ सीमेंट सड़क पर दरारें आ गईं। ये देखा जा सकता है कि जी हाओयू की असाधारण ताकत चौंकाने वाली थी। रोना बंद हो गया। जमीन पर लेटे हुए शख्स को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर की हड्डियां बिखर गई हैं और उसके अंदरूनी अंग उलझ गए हैं। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे ठंडा पसीना आ गया, लेकिन वह उठ नहीं सका। पलक झपकते ही 6 में से 4 लोग जमीन पर गिर चुके थे। इसके अलावा वे रेंग भी नहीं सकते थे और न ही दौड़ सकते थे। बाकी 2 लोगों को सिर्फ अपने पैर कांपते हुए महसूस हुए। वे इतने डरे हुए थे कि उनके पैर ढीले पड़ गए और भागने की हिम्मत भी नहीं हुई। उन्होंने केवल जी हाओयू को देखा, जो चेहरे पर भय के साथ धीरे धीरे उनकी ओर चल रहे थे। भैया, भाई, बात करते हैं, दुबले पतले आदमी ने कांपती आवाज में कहा। इस समय उनका पूरा शरीर ठंडा था और जी हाओयू ने भयभीत होकर उनकी आत्मा को उनके शरीर से बाहर निकाल दिया। समाज के इन वर्गों के लिए, जो आमतौर पर इधर-उधर खाली बैठे रहते थे, लड़ाई झगड़े होना आम बात थी। अपने बड़े भाई के समर्थन से उन्हें लगा कि वे किसी भी चीज़ से नहीं डरते। हालांकि इस समय ये पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में अनुभव किया था कि क्या भयानक था। सभी छुपे हुए कारकों को एक तरफ रखते हुए, ताकत में असमानता ही उन्हें डर महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। शांत रात में चीखें फिर से सुनाई दीं। 5 मिनट से भी कम समय में उनमें से 6 सड़क के किनारे मिट्टी के ढेर की तरह गिर चुके थे और दर्द से कराह रहे थे। हमर ऑफ रोड वाहन बहुत पहले ही गायब हो चुका था और जमीन पर केवल एक सिगरेट का बट था जिसे जलाया जाना बाकी था। थाने में दोनों पुलिस अधिकारी अभी भी बात कर रहे थे कि क्या हुआ था। वे गुस्से में दिख रहे थे। ऑन कॉल रूम का दरवाज़ा अचानक बाहर से खुला हुआ था और एक थोड़ा मोटा अधेड़ उम्र का आदमी जलती हुई अभिव्यक्ति के साथ अंदर आया। निर्देशक लियू, आप? वे दोनों दंग रह गए और उनमें से एक ने पूछा। निर्देशक लियू भयभीत दिखे और उत्सुकता से पूछा, वे कहाँ हैं? हमने उन्हें जाने दिया, उप कप्तान ने भौहें सिकोड़कर कहा। क्या आपने उन्हें जाने देने के लिए नहीं कहा था? जल्दी से उन्हें वापस ले आओ, अभी। निर्देशक लियू के माथे से ठंडा पसीना बह निकला। साफ था कि वह बुरी तरह डरा हुआ था। हालांकि ये सुनते ही दोनों पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे की ओर देखा।
न जाने क्या हुआ था। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? जिन बच्चों को पीटा गया, उनमें गवर्नर लियाओ का बेटा भी है। निर्देशक लियू ने उत्सुकता से अपने पैर पटके और उनका दिल कांप उठा। ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों को एक साथ जाने दो, ड्राइव करो और उनका पीछा करो, जल्दी। तभी उन दोनों ने रिएक्ट किया। गवर्नर लियाओ का बेटा, उनकी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? रात में पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात 12 लोग 2 पुलिस वैन में पुलिस स्टेशन से चले गए। हालांकि इससे पहले कि वे 50 मीटर ड्राइव कर पाते, उन्हें 6 लोग सड़क पर रेंगते हुए और दर्द से रोते हुए मिले। क्या हो रहा है? सभी लोग एक के बाद एक कार से बाहर निकले। उनमें से एक छोटा और पतला पुलिस अधिकारी था जो उस रात पूछताछ का प्रभारी था। उसने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया और कहा, ओह, क्या ये वही नहीं हैं जिन्होंने आज रात दूसरों को पीटा? क्या हुआ? अन्य लोग स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पाया कि उनमें से सभी 6 अलग-अलग डिग्री तक घायल हो गए थे। एक की नाक का पुल ढह गया और उसके मुंह में खून भर गया। उनमें से एक ने अपना पेट तब भी पकड़े रखा जब उसके हाथ की हड्डियां टूट गईं। वहां भी 2 थे। शव मुड़े हुए थे और उनके नीचे सड़क पर दरारें थीं। बिना देखे कोई भी बता सकता है कि उन्हें कई फ्रैक्चर हुए हैं। पिछले 2 में से एक के हाथ टूट गए थे जबकि दूसरे के पैर अपंग हो गए थे। वे इतने दर्द में थे कि आंसू और थूथन बह निकले। जब उन्होंने पुलिस को देखा तो मदद के लिए चिल्लाए। जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया उसके पास ऐसी तकनीक थी जो इतनी तेज और कुशल थी कि इसने व्यावहारिक रूप से उन्हें तुरंत जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता से वंचित कर दिया। सड़क पर पड़ी दरारें देख पुलिस भी दंग रह गई। उस व्यक्ति में कितनी ताकत थी? इन लोगों को क्या अनुभव हुआ? आइए पहले उन्हें वापस लाएं। बाकी के बारे में हम वापस आने पर बात करेंगे। उपकप्तान के चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब उसने एक आदेश सुनाया, लेकिन वह इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं जुटा सका। हो सकता है कि थाने से निकलते ही उन्होंने किसी और को भड़का दिया हो। अंत में उनकी मुलाकात एक सख्त नट से हुई और उन्हें सबक सिखाया गया। वे इसके हकदार थे, एक पुलिस अधिकारी ने चिंतित होकर कहा। वे सभी काफी घायल हैं। मुझे डर है कि उन्हें अस्पताल भेजना पड़ेगा। जब उपकप्तान ने ये सुना, तो वह उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने गवर्नर लियाओ के बेटे को मारा और आप अब भी उन्हें अस्पताल भेजना चाहते हैं? जैसे ही वह बोला, उसने अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, हर कोई, उन्हें कार में ले आओ। वे जीवित रहेंगे या मरेंगे यह उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। उसने मन ही मन सोचा, इन लोगों के पास शायद कोई सौभाग्य नहीं है। उन चोटों को नज़रअंदाज करते हुए, जो शारीरिक संपर्क पर चिल्लाने का कारण बन सकती थीं, 10 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कार में डाला और पुलिस स्टेशन लौट आए। जब जियान ए घर पहुंचा, तो सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। जैसे ही वह अंदर आए, बारिश होने लगी। वह सोफे पर गिर पड़ी और छत की ओर देखने लगी। उसका दिमाग खराब हो गया था और वह कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। जी हाओयू के अचानक चुंबन के बारे में सोचकर जियान ए को बिना किसी कारण के घुटन महसूस हुई, मानो उसकी छाती में सांस अटक गई हो। वह नाराज और व्यथित थी, लेकिन उसके पास खुलकर बोलने की कोई जगह नहीं थी। धिक्कार है विकृत। वह केवल 15 वर्ष की थी। ये बदमाश उसे कैसे चूम सकता है? क्या वह पीडोफाइल था? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उसे उतनी ही अधिक घृणा महसूस होती थी। 2 जन्मों का जो पहला चुंबन उसने निभाया था, वह इस सड़े हुए आदमी ने छीन लिया। इस समय उसे जो शिकायतें महसूस हुईं, वे पूरी तरह गुस्से में बदल गईं।
वह वास्तव में अपनी मानसिक साधना तकनीकों का उपयोग करके जी हाओयू को दीवार पर पटकना चाहती थी, फिर एक लोहे की प्लेट मंगवाना और उस पर एक तावीज़ का चित्र चिपका देना चाहती थी ताकि वह कभी पलट न सके। इस व्यक्ति का जन्म चरित्र उससे मेल नहीं खाता था। उनके भाग्य में टकराव हुआ। जब भी वह उससे मिलती तो वह बहुत बदकिस्मत हो जाती। वह बस उसका बदकिस्मत सितारा था। कितना बुरा आदमी है। जियान ए ने जी हाओयू को अपने दिल में 10,000 बार डांटा। कुछ ही देर बाद वह सो गई। अगले दिन जब वह उठी तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो उसके शरीर पर एक अतिरिक्त कंबल था। बाहर आसमान में अंधेरा था और हवा में भीनी भीनी गंध थी, मानो बारिश अभी अभी रुकी हो। उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। जियान ए ने अस्पष्ट रूप से अचंभे में कॉल उठाया। ये सी यूहान ही था, जिसने उसे याद दिलाया कि वह आज उत्तरी शहर जिले में जा रही थी। अपने दुखते शरीर को घसीटते हुए जियान ए निराशा भरे भाव के साथ बाथरूम में दाखिल हुई। नहाने के बाद उसे बेहतर महसूस हुआ। उसने दर्पण में अपना सिर हिलाया और अपना चेहरा थपथपाया, ये सोचते हुए कि कल रात जो कुछ हुआ था उसे कुछ समय के लिए अलग रख दिया जाए। वह अपने कमरे में लौट आई और अपना सामान पैक किया। दैनिक आवश्यकताओं के अलावा जियान ए केवल कुछ कपड़े और थोड़ी मात्रा में नकदी लेकर आया। एक बैकपैक काफी था। सफाई करने के बाद जियान ए ने जियान यू को बुलाया। उसने अभी तक अपने भाई से बाहर जाने के बारे में बात नहीं की थी। जियान यू को पता था कि उसकी बहन मार्शल आर्ट स्कूल जा रही है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान मार्शल आर्ट सीखना अच्छी बात थी। वह भविष्य में अपनी रक्षा कर सकती है और अपने शरीर को प्रशिक्षित कर सकती है। हालांकि जियान यू थोड़ा आश्चर्यचकित थी कि वह बाहर जा रही थी। जियान ए ने जियान यू को मार्शल आर्ट स्कूल का पता बताया, उत्तरी शहर में नया पता। तब जाकर उन्हें राहत महसूस हुई। बाहर जाकर जियान ए ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अनजाने में काले चमड़े के कपड़े से ढकी पोश स्पोर्ट्स कार को देखा। उसे डर था कि वह कार वापस नहीं कर पाएगी। कोई भी इसे कुछ समय तक नहीं चला सकता था, इसलिए वह इसे केवल कुछ समय के लिए घर पर ही छोड़ सकती थी। साउथ सिटी की सड़कों पर यात्रा करना कठिन था, खासकर बारिश के बाद। वे गड्ढों और कीचड़ से भरे हुए थे, और अगर वे सावधान न हों तो कोई भी पानी की खाई में जा सकता था। जियान ए के पास केवल एक बैकपैक था, इसलिए उसने ची यान को उसे लेने नहीं दिया। उसने वहां टैक्सी लेने की योजना बनाई। बीप बीप बीप। जैसे ही वह चौराहे पर पहुंची, जियान ए ने एक तेज हॉर्न सुना। उसने सहजता से ऊपर देखा और अपनी दाहिनी ओर सड़क के किनारे एक आसमानी नीली पोश स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी। कार का मॉडल उसके आंगन में खड़ी कार जैसा ही था। रंग आसमानी नीला था। ये पोर्शे की सीमित संस्करण रेनबो श्रृंखला का हिस्सा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि उसने अपनी आंखें चौड़ी नहीं की क्योंकि उसने वही मॉडल देखा था। इसके बजाय जब उसने खुली हुई खिड़की के अंदर व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके बाल ताज़ा और छोटे थे और काले धूप के चश्मे ने उसकी सामान्य कामुक आड़ू जैसी आंखों को ढंक दिया था। उसके होठों के कोने मनमोहक मुस्कान के साथ थोड़े ऊपर उठे हुए थे। जी हाओयू। जियान ए अवाक था। वह फिर वही क्यों था? उसे कैसे पता चला कि वह यहाँ रह रही थी? जियान ए के होश में लौटने का इंतजार किए बिना जी हाओयू ने लापरवाही से खिड़की पर अपना हाथ रखा और अपने धूप के चश्मे के माध्यम से जियान ए को संकीर्ण आंखों से देखा। नमस्ते। जियान ए का दिल कांप उठा। वह घूमी और चली गई। उस पीछे के दृश्य से खेदजनक भाव झलक रहा था और यह कहा जा सकता था कि वह भाग रही थी। इसमें कोई आश्चर्य
नहीं था कि जियान ए ऐसी थी। इस व्यक्ति ने कल उसे जबरदस्ती चूमा, तो वह शांति से उसका सामना कैसे कर सकती थी? ऐसा लग रहा था कि जी हाओयू अपने सामान्य दुष्ट रूप में लौट आई है, और कल जो हुआ उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि वह उससे अलग थी, वह एक विकृत था, लेकिन वह नहीं थी। जियान ए को जाते देखकर जी हाओयू का सुंदर चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। क्यों? क्या उसने कोई भूत देखा? वह इतनी जल्दी चली गई। जी हाओयू ने कार स्टार्ट की और तेजी से उसका पीछा किया। वह जियान ए को रुकने का संकेत देते हुए हॉर्न बजाना नहीं भूला। जियान ए ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों के तलवों पर तेल लगा दिया हो। उसके तेज कदम रेस वॉकर की तरह थे, मज़ेदार और प्यारे। हालांकि चाहे वह कितनी भी तेज चले, उसके लिए पोर्श स्पोर्ट्स कार जितना तेज होना असंभव था। पलक झपकते ही कार उसके समानांतर स्थिति में पहुंच चुकी थी। ड्राइवर की सीट बाईं ओर थी और जियान ए सड़क के दाईं ओर थी। जी हाओयू ने दाहिनी ओर की कार की खिड़की नीचे कर दी। जैसे ही वह चला, उसने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, अरे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जियान ए ने चलना बंद नहीं किया। ये सुनकर उसने जी हाओयू की ओर देखा और अप्रसन्नता से कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जल्दी से गायब हो जाओ। जी हाओयू क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराए। उनका सुंदर और चमकदार रूप कल रात अस्पताल में उनके लुक से बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा था। रुको, मैं बोलना समाप्त करने के बाद गायब हो जाऊंगा, जी हाओयू ने कहा, अप्रत्याशित रूप से। अगले सेकंड में जियान ए मुड़ गया और दाईं ओर मुख्य सड़क में प्रवेश कर गया। ये देखकर जी हाओयू ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और उसका पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से उसने कोने पर एक पानी का गड्ढा नहीं देखा। पहिए अचानक नीचे दब गए और हर जगह कीचड़ बिखर गया। जियान ने चिल्लाया, आ, जी हाओ यू, लानत है तुम। जियान ए अपने सिर के ऊपर हाथ उठाकर सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके स्नीकर्स, जीन्स और सफ़ेद स्पोर्ट्स जैकेट पर कीचड़ और गंदा पानी बिखर गया। यहाँ तक कि उसकी खुली गर्दन को भी नहीं बख्शा गया। सौभाग्य से इसके छींटे उसके चेहरे या बालों पर नहीं लगे। लानत है। ये देखकर जी हाओयू शाप देने से बच नहीं सके। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जी हाओयू ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और तेज़ी से कार से बाहर निकल गए। वह अपने लंबे पैरों के साथ जियान ए की ओर दौड़ा और उसकी आंखों से मिला, जो आग उगलने वाली थीं। उसकी दृष्टि निर्मल और आक्रोश से भरी थी। मेरी बात सुनो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने वह वाटरहोल नहीं देखा। जी हाओयू ने अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाया और जियान ए को शांत होने का इशारा किया। एक क्षण के लिए उसका स्वर गंभीर हो गया। हालांकि जियान ए को उसकी आवाज़ सुनकर सिरदर्द महसूस हुआ। इस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। उसे छेड़ने में मजा आता था। हर बार जियान ए ने कुछ नहीं कहा और केवल जी हाओयू की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे खा जाना चाहती हो। मुझे सचमुच खेद है। मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ और मेरा मतलब यही है। जी हाओयू ने अपने दिल में बुरी रुचि को दबा दिया और जियान ए को गंभीर इरादे से देखा। कल रात जो हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं मूर्खता कर रहा था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जी हाओयू ने तुरंत कहा, और अभी जो हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था। जी हाओयू, जिसने अपना रवैया सीधा कर लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई और व्यक्ति बन गया हो। जियान ए ने कभी नहीं सोचा था कि उसे जी हाओयू की माफ़ी मिलेगी। दूसरे शब्दों में, आपने कल रात जानबूझकर ऐसा किया। जियान ए इतने नर्म दिल वाले नहीं थे।
जी हाओयू अब अपने दिल में पूरी तरह से कमीने थी, ऐसी जो कभी भी चीजों को बदलने में सक्षम नहीं होगी। नहीं, नहीं। जी हाओयू ने तुरंत इसका खंडन किया। ये लड़की अब भी उसका मतलब क्यों घुमा रही थी? अगर उसने कल रात जानबूझकर ऐसा किया होता, तो वह माफी मांगने नहीं आता। जी हाओयू ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, चाहे आप विश्वास करें या न करें, मेरा मतलब यह नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। वह 3 सेकंड से अधिक गंभीर नहीं रह सका। जैसे ही उन्होंने बात की, जी हाओयू ने सहज रूप से अपने चेहरे पर एक चालाक और सुंदर मुस्कान प्रकट की। इसके अलावा, वह मेरा पहला चुंबन था। वास्तव में, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना? जियान ने। मैं जानता था। यह तारांकन उसने अपना पैर उठाया और जी हाओयू के घुटने पर लात मारी। भाड़ में जाओ। पहला चुंबन, बाह, उस पर कौन विश्वास करेगा? इसके अलावा, तो क्या हुआ अगर यह उसका पहला चुंबन था? उसके पहले चुंबन की किसे परवाह थी? वह ऐसे बोला जैसे उसने ही अपना पहला चुंबन खोया हो। वह उससे अधिक जीवन जी चुकी थी। उसने उसे 2 जन्मों का पहला चुंबन दिया। और उसने फिर भी कहा कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जियान ए की लात से जी हाओयू को न तो चोट लगी और न ही गुस्सा आया। ये देखकर कि जियान ए फिर से निकलने वाला था, वह आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक दिया। ठीक है, ठीक है, तुम्हें भी नुकसान हुआ। जियान ए अचानक रुक गया और लगभग जी हाओयू की छाती से टकरा गया। यह देखकर उसने ऊपर देखा और गुस्से से उसकी ओर देखा। आप क्या चाहते हैं? जी हाओयू ने अपना धूप का चश्मा उतारने के लिए हाथ उठाया और मासूमियत से पलकें झपकाईं। मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं यहाँ विशेष रूप से आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जी हाओयू झूठ नहीं बोल रहे थे। कल रात उन गैंगस्टरों से निपटने के बाद, वह जी हॉक्सू को लेने अस्पताल गया। हालांकि, बिस्तर पर लेटने के बाद भी वह चुंबन के बारे में सोचता रहा। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि वह पागल हो गया है। उस समय जियान ए की नज़र और जब वह चली गई तो उसकी पीठ उसके दिमाग में दिखाई दी। जी हाओयू को दोषी महसूस हुआ। वांग युनमेई ने याओची में 10 वर्षों से अधिक समय तक काम किया, इसलिए जी हाओयू के लिए जियान ए के घर का पता ढूंढना आसान था। इसलिए, माफ़ी मांगने के लिए, जी हाओयू सुबह सुबह चौराहे पर गए और जियान ए के आने का इंतजार करने लगे। कम से कम जी हाओयू के दिल में, वह पहले से ही बहुत ईमानदार थे। जियान ए पहला व्यक्ति था जो यंग मास्टर जी को पूरी सुबह इंतजार करवा सकता था। हालांकि, जियान ए की नज़र में यह ईमानदारी बेकार थी। अब उसकी एकमात्र इच्छा थी कि जी हाओयू तुरंत उसकी नज़रों से ओझल हो जाए और फिर कभी प्रकट न हो। तो फिर आप माफ़ी मांग कर जा सकते हैं, जियान ए ने ठंडे स्वर में कहा। फिर, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? जी हाओयू ने नरमी नहीं बरती। उसने जियान ए की ओर देखा और पूछा। जियान ए अधीर दिखी और उसने अपना सिर झुका लिया। क्या मेरी माफ़ी महत्वपूर्ण है? क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? नहीं। जी हाओयू को नहीं पता था कि बचपना कहाँ से आया। उन्होंने जियान ए की ओर देखा और कहा, जब तक आप यह नहीं कहते कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। जियान ने, हे भगवान, क्या मेरे दुश्मनों ने उसे जानबूझकर मुझे प्रताड़ित करने के लिए भेजा था? भाई, तुम्हारी उम्र कितनी है? जियान ए पहले से ही जाने की कगार पर था। निडर, उसने जी हाओयू से ठंडे स्वर में कहा, अब मेरी नज़रों से ओझल हो जाना सबसे गंभीर माफ़ी है जो आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ए जी हाओयू के पास चली गई। अपने शरीर पर लगे कीचड़ को नज़रअंदाज करते हुए वह सामने वाले तिपहिया
वाहन की ओर बढ़ी, अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वह 2 कदम उठा पाती। जियान ए को अपना शरीर हल्का महसूस हुआ और वह तुरंत आकाश में उड़ गई। जी हाओयू की मोटी भुजा ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे थोड़ा उछाल दिया। जियान ए को अपने कंधे पर ले लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जियान ए पर गंदा पानी उसकी महंगी टी शर्ट से रगड़ गया था। वह कार के पास गया और दरवाज़ा खोला और जियान ए को कार में भर लिया। संपूर्ण कार्यवाही स्वाभाविक एवं सहज थी। ये पलक झपकते ही हो गया। जब जियान ए को होश आया तो वह पहले से ही स्पोर्ट्स कार की अगली यात्री सीट पर बैठी थी। जी हाओयू ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग करके दरवाज़ा बंद कर दिया था। जियान ए ने खिड़की पर जोर से थप्पड़ मारा और बाहर चिल्लाया, जी हाओयू, मुझे बाहर जाने दो। जी हाओयू कार के सामने घूमे और कार में क्रोधित जियान ए को देखकर मुस्कुराए। अगले सेकंड में कार पलट गई और वह पहले ही ड्राइवर की सीट पर बैठ चुका था। जियान ए का गुस्सा पहले से ही भयंकर रूप से जल रहा था। इस समय वह जी हाओयू को वहीं जलाकर राख कर देना चाहती थी। हालांकि इससे पहले कि वह भड़क पाती, जी हाओयू की आवाज़ हल्की लग रही थी। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें बदलने के लिए वापस भेज दूंगा। जी हाओयू ने स्टीयरिंग व्हील को खूबसूरती से घुमाया। कार घूम गई और उस सड़क की ओर चली गई जहां से जियान ए बाहर आया था। जियान ए का गुस्सा उसके गले में फंस गया था। वह इसे बाहर नहीं निकाल सकती थी, लेकिन वह इसे निगल भी नहीं सकती थी। वह असहज महसूस कर रही थी। अगर आप मुझे डांटना चाहते हैं तो मुझे डांटें, जी हाओयू ने अचानक कहा। लेकिन उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसने जियान ए की ओर देखने के लिए आलस्य से अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी आड़ू के फूल वाली आंखें नाचते सितारों की तरह थीं, उज्ज्वल और मनोरम। लेकिन अपने हाथों से कुछ भी मत करो, ये सुरक्षित नहीं है। जियान ए ने एक पल के लिए अपना संतुलन खो दिया और जल्दी ही होश में आ गई। उसने खर्राटे लिए और उसकी ओर न देखने के लिए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। यह आदमी बदमाश था। वह बिल्कुल जहरीला था। हालांकि वह अब उतनी नाराज नहीं लगती थी। जियान ए ने अपने होंठ भींचे और कार की खिड़की से बाहर देखा। न जाने क्या सोच रही थी, या शायद वह पहले ही मानसिक रूप से टूट चुकी थी। तुम्हारा घर कौन सा है? जी हाओयू ने अचानक पूछा। जियान ए ने आगे देखा और शांति से कहा, वह जिसके सामने विलो का पेड़ है। कार धीरे धीरे रुकी। जियान ए ने जल्दी से दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। वह बिना पीछे देखे आंगन में चली गई। जी हाओयू ने उसे वापस भागते हुए देखा और मुस्कुराया। जब वह घर पहुंची तो जियान ए ने अपने गंदे कपड़े और जूते बदले और चिंतित होकर स्नान किया। आधे घंटे से अधिक समय के बाद उसने साफ कपड़े पहने और बाहर चली गई। दरवाजे के बाहर जी हाओयू कार के दरवाजे के सामने झुककर आवाज लगा रहा था। जब उन्होंने जियान ए को बाहर आते देखा तो उन्होंने फ़ोन पर कहा, मुझे अभी कुछ काम करना है, बाद में बात करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने फ़ोन रख दिया। जियान ए ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। आपने छोड़ा क्यों नहीं? जी हाओयू ने कठोरता से अपने कंधे उचकाए और कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम बाहर नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, जियान ए ने ठंडे स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ा। जी हाओयू की आवाज़ फिर से सुनाई दी, क्या आप चाहते हैं कि इतिहास खुद को दोबारा दोहराए? इस सड़क पर कई गड्ढे हैं। जियान ने वह अपनी जगह पर रुक गई और उदास भाव से जी हाओयू की ओर देखने लगी। लेकिन उसे उसकी बेशर्म मुस्कान का सामना करना पड़ा। मरा हुआ सूअर उबलते पानी से नहीं डरता।
यह व्यक्ति इतना मोटी चमड़ी वाला कैसे हो सकता है? उसने केवल उन कपड़ों को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया जो उसने अभी अभी बदले थे। जियान ए ने अपने दिल में लंबे समय तक संघर्ष किया। अंत में वह फिर भी कार में लौट आई और जी हाओयू को जमकर घूरने लगी। हालांकि उसके हाथों ने दरवाजा खींचकर खोल दिया। इंतजार, जी हाओयू ने अचानक कहा। जियान ए की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने ड्राइवर की सीट का दरवाज़ा खोल दिया, कार में प्रवेश किया। उसे कहीं से एक सफ़ेद रेशमी रुमाल मिला और उसने ध्यान से उस सीट को पोंछा जिस पर जियान ए अभी बैठी थी। जियान ए ने सीट पर छोड़े गए कीचड़ के धब्बों को देखा, जिन्हें जी हाओयू इतनी गंभीरता से पोंछ रही थी। उसके हाव भाव ऐसे थे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या वह अंधी थी? युवा मास्टर जी अपनी सीट पोंछ रहे थे। दूसरी ओर जी हाओयू, जो सीट पोंछने का काम पूरा कर चुके थे, स्तब्ध रह गए। आखिर वह क्या कर रहा था? जियान ए तुरंत ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने जी हाओयू की ओर देखते हुए कहा, कम से कम आप अपनी जगह जानते हैं। फिर वह बेपरवाह होकर कार में बैठ गई। जी हाओयू अपने होश में वापस आए और पहली बार शर्मिंदगी महसूस की। अभी अभी उसकी हरकत ने उसे गुलाम जैसा बना दिया। सीट बेल्ट। जी हाओयू ने कार का दरवाज़ा बंद किया और उसे याद दिलाया। जियान ए ने पलटकर उसे अनदेखा कर दिया। उससे बात करना तो दूर की बात है। ये देखकर जी हाओयू की आंखों में एक धूर्त मुस्कान भर आए। अगले ही सेकंड में कार तीर की तरह छूट गई। जियान ए चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके हाथों ने सहजता से उसके ऊपर आर्मरेस्ट को पकड़ लिया। वह पलटी और जी हाओयू पर चिल्लाई, जी हाओयू, क्या आप चाहते हैं कि हम मर जाएं? धीरे करो। साउथ सिटी की सड़कें जर्जर थीं। हालांकि स्पोर्ट्स कार स्थिर थी, लेकिन यह इतनी तेज गति का सामना नहीं कर सकी। एक पल के लिए जियान ए का सिर हिल गया और उसे अपने पेट में हलचल महसूस हुई। सौभाग्य से उसके स्तन असली थे, अन्यथा सिलिकॉन स्तन अपनी जगह से हट जाएंगे। जैसे ही कार उड़ी, जियान ए ने तुरंत सीट बेल्ट खींची और उसे बांध लिया। फिर उसने खुद को सीट पर स्थिर कर लिया। उसी समय जी हाओयू ने कार धीमी कर दी। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? जियान ए के पास आज पोनीटेल नहीं थी। उस समय उसके बाल किसी महिला भूत की तरह बिखरे हुए थे, जबकि आक्रोश और गुस्सा उसके पूरे शरीर में भर गया था। जी हाओयू की अच्छी दिखने वाली भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उनके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। हाँ, जियान ए के क्रोधित होने की प्रतीक्षा किए बिना जी हाओयू ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? जी हाओयू ने जियान ए के गुस्से को फिर से आसानी से अपने सीने में दबा लिया। भले ही उसने अपना गुस्सा जाहिर किया हो या नहीं, वह दुखी महसूस करेगी। उत्तरी शहर। जियान ए ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसने उसे फिर से परेशान करने के लिए ये बचकानी हरकतें करने की हिम्मत की, तो वह उसे कार के बाहर थप्पड़ मार देगी। कार उत्तरी शहर तक चली और अंत में पड़ोस के प्रवेश द्वार पर रुकी। जी हाओयू रास्ते में बहुत आज्ञाकारी थे और उन्होंने जियान ए से बात नहीं की, जिससे जियान ए को काफी शांत महसूस हुआ। अपना धूप का चश्मा उतारते हुए जी हाओयू की नज़र पड़ोस के प्रवेश द्वार पर पड़ी। उसने चिढ़ाया, तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम यहाँ रह रहे हो? जियान ए ने अपनी सीट बेल्ट उतार दी और अप्रसन्नता से उत्तर दिया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही वह बोली, उसने धक्का देकर कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। सड़क के उस पार लॉन्गक्सी मार्शल आर्ट्स स्कूल के कुछ वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन बैग के साथ जियान ए की ओर चल रहे थे।
जी हाओयू की कार बहुत विशिष्ट थी, इसलिए दूसरे पक्ष ने एक नज़र में जियान ए को कार से बाहर निकलते देखा। जूनियर बहन यूयू तुरंत सड़क पार जियान ए पर चिल्लाया। जियान ए ने ऊपर देखा। जब उसने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा तो वह दंग रह गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी घूमना और निचली खिड़की से ड्राइवर की सीट पर बैठे जी हाओयू से कहना, मेरे दोस्त यहाँ हैं, तुरंत गायब हो जाओ, मेरे लिए परेशानी मत पैदा करो। उसका स्वर चिंतित और तिरस्कारपूर्ण था। किसी की उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद उसे लात मारकर किनारे कर देने की भावना थी। यह ऐसा था मानो जी हाओयू कोई अशुद्ध व्यक्ति हो। हालांकि जी हाओयू ने उदासीनता से कंधे उचकाए और सिर हिलाया। ठीक है, क्या तुम मुझे अलविदा नहीं कहोगे? जियान ए अवाक था। अलविदा, उसने दांत पीसकर ऐसे स्वर में कहा जिससे संकेत मिले कि वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। अलविदा, जी हाओयू संतुष्टि से मुस्कुराए। उसने अपना धूप का चश्मा लगाया और कार स्टार्ट की, घूमा और चला गया। जी हाओयू को आज्ञाकारी रूप से जाते हुए देखकर जियान ए राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब वह मुड़ी तो ली मोबाई और बाकी लोग पहले ही चल चुके थे। आगे, अरे जूनियर बहन, वह अभी पोश थी, है ना? निंग जेक्सुआन उत्साह से आगे की ओर झुका और जी हाओयू द्वारा छोड़ी गई दिशा की ओर देखते हुए चिल्लाया। बाकी लोग भी वही थे। हालांकि वे जानते थे कि जियान ए का परिवार अमीर था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने अमीर होंगे। पिछली बार उन्होंने मर्सिडीज बेंज चलाई, लेकिन इस बार उन्होंने इसे पोर्शे में बदल दिया। जियान ए ने हंसते हुए लापरवाही से कहा, हे, वह मेरे दूसरे चाचा की कार थी, मेरी नहीं। इतना कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जी हाओयू उसका दूसरा चाचा बन गया था, और उसने फिर से उसका फायदा उठाया था। तुम्हारा दूसरा चाचा? वू शुओ ने पलकें झपकाईं और कुछ हैरान हो गया। हालांकि वह अभी स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत दूर था। फिर भी वू शुओ ने कार में बैठे लगभग 20 साल के एक व्यक्ति को देखा। जियान ए के दूसरे चाचा थोड़े छोटे थे, इस दूसरे अंकल के बारे में बहस नहीं करना चाहते। जियान ए ने लापरवाही से सिर हिलाया और विषय बदल दिया। उसने उनकी ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? जब ली मोबाई ने ये सुना तो वह मुस्कुराया और बैग अपने हाथों में उठाया और जियान ए के सामने लहराया। मार्शल आर्ट स्कूल में आपका स्वागत करने के लिए हम आपके और सीयू के साथ जश्न मनाने आए हैं। जियान ए ने बैगों पर नज़र डाली। वे सामग्री सब्जियों, मछली, मांस और फलों से भरे हुए थे। क्यूई वेई ने जियान ए की ओर देखा और मुस्कुराए। बड़े भाई मोबाई का खाना विशेष रूप से अच्छा है। वह आज दोपहर को खाना बना रहे हैं। जियान ए का दिल अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों के उत्साह से गर्म हो गया। एक पल के लिए वह जी हाओयू मनहूस के बारे में भूल गई। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है, सीयू और मैं धन्य हैं। जैसे ही वे बोले, वे घूमे और पड़ोस में प्रवेश कर गए। सीयूहान सुबह सुबह अपना सामान लेकर आ गया। जब बाई झोउ को पता चला कि सीयूहान संप्रदाय मास्टर के साथ रहने जा रहा है, तो उसे इतनी ईर्ष्या हुई कि उसने पूरी रात सीयूहान को परेशान किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जियान ए को एहसास हुआ कि जब वह कल आई थी तो पूरा घर बहुत साफ और उज्ज्वल था। यहाँ तक कि खिड़कियाँ भी साफ कर दी गईं। सीयू, जियान ए ने कमरे में बुलाया और दरवाज़ा खुला होने की आवाज़ सुनी। सीयूहान ने अभी भी काली शर्ट और पैंट पहन रखी थी और वह बिना किसी भाव के बाहर चला गया। ये देखकर कि अन्य लोग जियान ए के साथ आए थे, सीयूहान दंग रह गया। फिर उन्होंने अभिवादन किया। वरिष्ठ भाइयों, वरिष्ठ बहन। हालांकि वह कम बोलने वाला व्यक्ति था,
फिर भी वह असभ्य व्यक्ति नहीं था। भले ही उनकी अभिव्यक्ति उदासीन हो, फिर भी वह उनका स्वागत करने की पहल करेंगे। उन्हें अंदर जाने देने के बाद ली मोबाई ने लापरवाही से घर को आकार दिया और यह कहने से खुद को नहीं रोक सके, ऐसा लगता है कि सबसे बड़े भाई ने सही कहा था। ये घर ऐसा लगता है जैसे इसमें एक दिन भी नहीं रहा। सब कुछ एकदम नया था। बर्फ सफ़ेद दीवारें निर्दोष थीं, मानो उन्हें अभी अभी रंगा गया हो। बाकियों ने अपने हाथ में सब कुछ रसोई में भेज दिया। सी यूहान किनारे पर खड़ा था और एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। ये देखकर जियान ने आगे बढ़े और समझाया, वरिष्ठ भाई मोबाई खाना बनाना चाहते हैं। रसोई में कोई मसाला नहीं है, सी यूहान ने शांति से कहा। जब ली मोबाई ने ये सुना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने वे सभी खरीद लिए। हम जानते हैं कि यह एक नया घर है। यहाँ निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं। सी यूहान ने जोड़ा। ली मोबाई जब बाकी लोग रसोई से बाहर आए और सी यूहान की बातें सुनी तो वे सभी दंग रह गए। नहीं, गैस नहीं। निंग ज़ेक्सुआन आगे बढ़ा और ली मोबाई की ओर देखा। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? हम खाना नहीं बना सकते। अब इंटरनेट पर गैस बिल भुगतान का कोई सुविधाजनक विकल्प नहीं था। उन्हें गैस कंपनी को भुगतान करना पड़ा। ली मोबाई स्तब्ध रह गए। उसने जियान ए की ओर देखा और फिर दूसरों की ओर। वह नहीं जानता था कि क्या करना है। इस नए घर में न सिर्फ गैस नहीं थी, बल्कि बिजली भी नहीं थी। सी यूहान को इसका एहसास तब हुआ जब वह आज सफाई करने आया। उनमें से कुछ बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। ये सामग्री की कमी की समस्या नहीं थी, बल्कि गैस और बिजली के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे। मैं सबको बाहर का खाना खिलाऊंगा, जियान ए ने अचानक कहा। जो सामग्री आपने सीयू और मेरे लिए खरीदी थी उसे यहीं छोड़ दें। वैसे भी हमें भविष्य में खाना बनाना है, बाहर जाकर खाना ठीक है। क्यूई वेई सहमति में अपना हाथ उठाने वाली पहली महिला थीं। हालांकि उसने जियान ए की ओर देखा और कहा, लेकिन हमें आपका और सीयू का इलाज करना होगा। हम जूनियर बहन और जूनियर भाई को हमारा इलाज कैसे करने दे सकते हैं? यह सही है, हम सभी का इलाज करेंगे। यूयू ने तुरंत आवाज लगाई। फिर हम 5 लोग बिल बांटेंगे। जूनियर भाई, जूनियर बहन, चलो बाहर चलते हैं और खाना खाते हैं। निंग ज़ेक्सुआन ने कहा। जियान ए शुरू में कहना चाहती थी कि वह इलाज कर रही है, लेकिन जब उसने निंग ज़ेक्सुआन को ये कहते सुना कि वे बिल बांट देंगे, तो उसने अपनी बात निगल ली। इस समय कीमतें अधिक नहीं थीं। यदि वे 5 बिल बांट लें तो एक साधारण रेस्तरां में भोजन की लागत अधिक नहीं होगी। इस विचार को मन में रखते हुए जियान ए मुस्कुराया और सिर हिलाया। धन्यवाद वरिष्ठ भाइयों, वरिष्ठ बहन। बोलते समय वह सी यूहान को टक्कर देना नहीं भूली, जो मूर्खतापूर्वक वहां खड़ा था। सी यूहान को अंततः एहसास हुआ और बुदबुदाया, धन्यवाद वरिष्ठ भाइयों, वरिष्ठ बहन। ली मोबाई ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, क्या हमें वांगजियांग रेस्तरां जाना चाहिए? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने उन दोनों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम मसालेदार खाना खा सकते हो? जियान ए को मसालेदार खाना सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन वह सी यूहान के स्वाद को नहीं जानती थी। इस बार जियान ए के अनुस्मारक के बिना सी यूहान ने कहने की पहल की। जरूर, बिना किसी आपत्ति के। उन्होंने जियान ए को उनकी खरीदी हुई चीज़ों को फ्रिज में रखने में मदद की। उन्होंने जियान ए को आज बिजली बिल का भुगतान करने की भी याद दिलाई, नहीं तो अंदर मौजूद सामग्रियां खराब हो जाएंगी। इसे निपटाने के बाद समूह बाहर चला गया और वांगजियांग रेस्तरां की ओर चला गया।
हालांकि उत्तरी शहर जिला बइयुन शहर और उत्तरी उपनगरों के किनारे के करीब था, लेकिन आर्थिक विकास बुरा नहीं था। हालांकि बड़े जिले का निर्माण हाइचिंग जिले जितना समृद्ध नहीं था, लेकिन यह वानबाओ जिले के बराबर था। वांगजियांग रेस्तरां की बइयुन शहर में 3 शाखाएं थीं। उनमें से 2 हाइचिंग जिले में थे और शेष एक उत्तरी शहर जिले में था। रेस्तरां पड़ोस से ज्यादा दूर नहीं था। 2 चौराहों से आगे चलने के बाद वे दूर वांगजियांग रेस्तरां का चमकीला लाल चिन्ह देख सकते थे। हालांकि भोजन का उचित समय बीत चुका था। अब गर्मी की छुट्टियां थीं। रेस्तरां का व्यवसाय अभी भी अच्छा था। दरवाजे के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं और रेस्तरां लगभग भरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर आए, एक वेटर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत है। आप में से कितने लोग हैं? ली मोबाई। 7। क्या ऊपर कोई निजी कमरा है? वेटर ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। नहीं। क्या मैं मुख्य हॉल में आपके लिए अधिक विस्तृत जगह ढूंढ सकता हूँ? मुख्य हॉल चौकोर मेज़ों से भरा हुआ था। यदि 7 लोग बैठे हों तो 2 और कुर्सियों की आवश्यकता होगी। ली मोबाई ने जियान ए और सी युहान की ओर देखा, मानो उनकी राय पूछ रहे हों। जियान ए ने उदासीनता से कंधे उचकाए। कोई बात नहीं। ली मोबाई ने वेटर की ओर सिर हिलाया। तो फिर चलो मुख्य हॉल में बैठें। वेटर ने अंदर टेबल पर 2 कुर्सियां जोड़ने में मदद की। ये 7 लोगों के बैठने लायक था। ऑर्डर देने के बाद वे बातें करने लगे। जियान ए ने भी इस अवसर का उपयोग अपने वरिष्ठ भाइयों और बहन को जानने के लिए किया। पता चला कि इन लोगों में से केवल क्यूई वेई और वू शुओ उत्तरी शहर जिले से थे। ली मोबाई, यू और निंग जेगसुआन हाइचिंग जिले से थे। अपने दैनिक सुबह अभ्यास में भाग लेने के लिए हाइचिंग जिले के 3 शिष्य गर्मी की छुट्टियों के दौरान मार्शल आर्ट स्कूल में रहते थे। कुछ शिष्यों के रहने के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में एक बड़ा कमरा था। हालांकि ये सभी लोग लड़के थे, इसलिए जब उन्होंने कल इस पर चर्चा की तो उन्होंने जियान ए को मार्शल आर्ट स्कूल में रहने का सुझाव नहीं दिया। वू शुओ, जो उनसे पहले स्कूल में प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ने लगभग 4 वर्षों तक लॉन्गबेक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। वहां सबसे लंबा समय बिताने वाले ली मोबाई ने 10 साल पहले मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश लिया था। उसके पास भी था। तब मैंने लॉन्गबेक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल का गौरव देखा। जब वे बात कर रहे थे, निंग जेगसुआन ने अचानक उनकी ओर देखा और वांगजियांग रेस्तरां के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। यह देखकर हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन पीछे मुड़ गया। 10 से अधिक युवक दरवाजे से अंदर चले आए। उनमें से अधिकांश लगभग 14 या 15 वर्ष के थे और सबसे बड़े की उम्र 18 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दुश्मनों की राह सचमुच सनकरी है। यूयू ने लोगों के समूह को देखा और तस्वीर खींचने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी आंखें घृणा से भर गईं। ये देखकर क्यूई वेई ने कहा, उन पर ध्यान न दें, चलो अपना खाना खाते हैं। क्यूई वेई सही है, उन पर ध्यान न दें। ली मोबाई स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो परेशानी पैदा करने के लिए पहल करने को तैयार थे। वह उन्हें देखने और उन्हें याद दिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लोगों के इस समूह के प्रति दूसरों के रवैये को देखकर जियान ए अनुमान लगाने से बच नहीं सका। उसने तुरंत धीमी आवाज में पूछा, क्या ये लोग अन्य मार्शल आर्ट स्कूलों से हैं? वू शुओ ने सिर हिलाया। वे झेनहुआ मार्शल आर्ट स्कूल से हैं, जो हमारे बगल में है। झेनहुआ मार्शल आर्ट स्कूल? जियान ए ने एक पल के लिए सोचा और ऐसा लगा जैसे उन्हें उनमें से कुछ का आभास हो गया हो। कुछ समय पहले, जब वह पहली बार लॉन्गबेक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल गई थी, तो पड़ोसी मार्शल आर्ट स्कूल के कुछ लोग उससे बातें कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। जियान ए को
याद आया कि उनके ऊपर का साइनबोर्ड झेनहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल था। इस झेनहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल के छात्र अपने घृणित मालिक के समान ही व्यवहार करते हैं। बदबूदार कीड़ों का घोंसला। निंग ज़ेक्सुआन ने अपने होंठ भींचे और तिरस्कारपूर्वक कहा।